नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो काफी गंभीर है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हाल ही की न्यूज़ रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके आधार पर आज के इस विश्लेषण में हम भारत में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ होने वाली हिंसा के एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। तो इस विश्लेषण को हम कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले एक खास क्षेत्र के पैटर्न को समझेंगे, फिर 2026 के देशव्यापी संकट पर नजर डालेंगे। इसके बाद कुछ अहम आंकड़ों की बात करेंगे, सिस्टम की प्रतिक्रिया को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि सुधार के लिए असल में क्या मांगे उठ रही हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस परेशान करने वाले क्षेत्रीय पैटर्न की। अब जरा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की इस टाइमलाइन को देखिए। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जुलाई 2022 से लेके अप्रैल 2026 तक, यानी सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर नाबालिगों के खिलाफ इतने सारे जघन्य अपराध सामने आए। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने न सिर्फ उस इलाके को बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया। इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है ना, वो है इन अपराधों की क्रूरता और इनका एक ही तरह की जगहों पर होना, खासतौर पर स्थानीय गन्ने के खेत। 2022 में गला घूंटने और सामूहिक दुष्कर्म की जो भयानक घटनाएं हुई और फिर 2023 और 2026 में जो बर्बर हमले हुए, ये अपहरण और हत्या का जो दोहराता हुआ पैटर्न है, ये सच में एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करता है। अब जब एक ही इलाके में इस तरह की हिंसा बार बार होती है, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये घटनाएं सिर्फ इसी एक खास जगह तक सीमित हैं, या फिर क्या ये किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए 2026 के देशव्यापी संकट पर एक नजर डालते हैं। अगर हम सिर्फ 2026 के शुरुआती कुछ महीनों का ही डेटा देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। हम देख सकते हैं कि भारत के कई अलग अलग राज्यों में कितने गंभीर मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु में एक किशोर लड़की की मौत के मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल शुरू हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पड़ोसी की गिरफ्तारी हुई और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसी ही कई विचलित करने वाली रिपोर्ट सामने आई। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि यह संकट किसी एक राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें कुछ जरूरी आंकड़ों को देखना होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,920। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच और नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस के एक साझा बयान में इस संख्या को सामने रखा गया था। और पता है ये क्या है? ये 2014 से 2018 के बीच केवल उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए अत्याचारों का आंकड़ा है। सिर्फ एक राज्य और इतने सारे मामले। अब अगर हम इस बड़ी सी संख्या को थोड़ा और बारीकी से देखें तो हालात और भी डरावने लगते हैं। 3400 से भी ज्यादा मामले सिर्फ हमलों के हैं, 2400 से ज्यादा दुष्कर्म के और करीब 1870 मामले अपहरण के दर्ज हुए। देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए नंबर नहीं हैं। ये इस बात का सीधा और पुख्ता सबूत है कि ये संकट असल में कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इन अपराधों के बाद होता क्या है। आइए सिस्टम की प्रतिक्रिया को समझते हैं। जब हम अपराध के बाद होने वाली कार्रवाई को देखते हैं तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ राज्य और पुलिस का नजरिया है, जो दावा करते हैं कि 2022 जैसी घटनाओं के बाद तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई, फास्ट ट्रैक ट्रायल हुए और दोषियों को उम्र कैद जैसी सजाएं मिली। लेकिन दूसरी तरफ पीड़ितों के परिवारों और कार्यकर्ताओं का सच है। वो अक्सर बताते हैं कि FIR दर्ज करने में बहुत देरी होती है। कई बार तो परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर जबरन अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता है। ये सीधे तौर पर सिस्टम की गहरी लापरवाही और उदासीनता की ओर इशारा करता है। और इन्हीं सब कमियों और विसंगतियों की वजह से अब बड़े स्तर पर सुधार की मांगें उठने लगी हैं। यही वो वजह है जिसके चलते नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस जैसे कई संगठन जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। ये हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए और उनके खिलाफ होने वाली इस बेतहाशा हिंसा को रोकने के लिए मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। अगर हम इनकी मुख्य मांगों पर नजर डालें तो वो मुख्य रूप से जवाबदेही तय करने पर जोर देती हैं। पहली बात, वो चाहते हैं कि दलितों और नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न के सभी मामलों का फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। दूसरा,
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए बने पॉक्सो कानून के तहत गैर जमानती प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की मांग है। और एक बहुत ही अहम मांग ये भी है कि जो पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं, उन पर भी सीधा मुकदमा चलाया जाए। उनके एक संयुक्त बयान का ये हिस्सा उनके इस पूरे संघर्ष के मूल लक्ष्य को बहुत ही साफ शब्दों में बयां करता है। उत्तर प्रदेश राज्य और पूरे भारतीय राज्य में कानून के शासन का सख्त कार्यान्वयन हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ कागजी वादे नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से कानून का सख्ती से पालन हो। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हिंसा की ये जो लगातार उभरते हुए पैटर्न हमारे सामने आ रहे हैं, वो एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सच में सिर्फ कानूनी सुधार कर देने भर से इन समुदायों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, या फिर इस गहराई तक जड़ें जमा चुकी व्यवस्थागत हिंसा को खत्म करने के लिए हमें किसी और चीज की भी जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।